तो ये विज्ञान भैरव तंत्र का ज़िक्र आया है कुछ वीडियोज़ में। तो किसी भाई साहब ने सुझाव दिया कि ये विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो भई इसमें 112 सूत्र हैं जो शिव जी ने पार्वती जी को बोले। पार्वती जी ने तो बहुत गहरे सवाल पूछे अस्तित्व के बारे में। तो शिव जी ने फ़िलॉसफ़ी देने की बजाय तरीके बताए कि आप ही खुद कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो ये विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र अभी तक तो मेरे ख़्याल से काफ़ी गुप्त रूप से और ये जहाँ कोई गाइड हो बताने वाला हो, ये प्रैक्टिसेस करवाने वाला हो, वहीं इनका ज़िक्र होता था। लेकिन अभी अभी अब ये चीज़ें सब सार्वजनिक हो गई हैं। पर इसमें से हमारे जो मतलब की चीज़ें हैं, हम वही लेंगे। वो आप पढ़ लीजिए 112 सूत्र कौन-कौन से हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र तो संस्कृत में है, लेकिन उसके अनुवाद हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत प्रकार के हैं, बहुत लोगों ने अलग-अलग ढंग से बोला है, तो वो तो आप पढ़ लीजिए। मैं इसमें से एक तो संगीत का मुझे मिला, मैं उसपे बोलना चाहूँगा क्योंकि संगीत कुछ-कुछ वही चीज़ें करता है जो मेडिटेशन भी करता है। ये कुछ वीडियोज़ में मैंने बोला तो मैं इसी बात की पुष्टि के लिए देख रहा था कि कोई ऐसा सूत्र है तो एक मुझे मिला संगीत के बारे में। तो सूत्र है ये 41वां सूत्र है विज्ञान भैरव तंत्र का 41वां सूत्र। तो इस तरह है, तंत्रादिवाद्य शब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुर्भवेत्। ये अब संस्कृत है और अलग-अलग प्रकार के ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में काफ़ी वेरिएशंस हैं। तो मैंने कॉमन थीम इसमें से ढूँढा अपने मतलब का, तो बोल ये रहे हैं कि ये जो वाद्य हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उस ज़माने में तार वाद्य ही ज़्यादा होते होंगे। तो तार वाद्य आज के ज़माने में जैसे सितार वग़ैरह, उस ज़माने में वीणा होती होगी और बांसुरी तो होती होगी क्योंकि कृष्ण भगवान जी को दिखाते हैं, बांसुरी तो बहुत पुरानी है शायद। तो कहते हैं कि ये सितार तो बहुत बाद में आया, लेकिन वीणा रही होगी और दूसरे तार वाद्य रहे होंगे जिनके आज हम नाम नहीं जानते। शिव जी के ज़माने में पता नहीं क्या-क्या रहे होंगे। तो ये जो वाद्य वृंद रचना चल रही है मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ, एक ताल में, एक सुर में, एक लय में बज रहे हों, जैसे शास्त्रीय संगीत में होता है ना, तो जुगलबंदी तो आप जानते हैं और फ्यूज़न म्यूज़िक भी जानते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रकार का मान लीजिए क्लासिकल फ्यूज़न म्यूज़िक है या कोई भी म्यूज़िक है, चाहे चाहे एक ही भी हो, चाहे केवल सितार हो, केवल वायलिन हो, मुख्य बात वो नहीं है कि कितने वाद्य हैं। तो उस म्यूज़िक में डूबो, कहना ये चाहते हैं। उस म्यूज़िक के साथ एक रस हो जाओ और उसको पूरे शरीर में महसूस करो। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि उसको म्यूज़िक को आप अपने पूरे शरीर में महसूस करो, जैसे कि पूरे शरीर से सुन रहे हो। तो आपका बहुत गहरा मेडिटेशन हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा-सा साइंटिफिक व्यू भी देखते हैं। तो एक है डॉक्टर कैंडेस पर्ट, डॉक्टर कैंडेस पर्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। उसमें वो कहती है कि ज़्यादातर रोग इसलिए होते हैं कि इमोशन को दबाना पड़ता है समाज में, हम दबा के रखते हैं। आपको गुस्सा आया, आपको कुछ नफ़रत हुई किसी से, ये ऐसी इमोशन को हम दबा के रखते हैं
प्यार को भी दबा के रखते हैं। किसी के प्रति प्रेम आया तो एक्सप्रेस करने का बहुत जगह मतलब सूटेबल नहीं होता या हमारी हिम्मत नहीं होती। तो ये सारे जो इमोशंस हैं, अच्छे हों, बुरे हों, उनको दबा के रखते हैं हम, क्योंकि हमारी कल्चर ऐसी है, सभ्यता ऐसी है और उससे सारे रोग होते हैं। तो ये कहती है कि उसको एक्सप्रेस करो। अब जैसे गुस्सा है, कैसे एक्सप्रेस करो? तो उसका एक सेफ तरीका है म्यूज़िक। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है संगीत, क्योंकि जितने भी हमारे इमोशंस हैं, उन सब का जो सार है, वो जो सार है संगीत हमें हमारे साथ उस सार के साथ काम करता है। एक और कोटेशन देखिए ओलिवर सैक की। ओलिवर सैक्स एक डॉक्टर थे। उन्होंने किताब लिखी म्यूज़िकोफीलिया। उन्होंने म्यूज़िक पे बहुत सारे प्रयोग किए अपने पेशेंट्स के साथ और म्यूज़िक में कोई सुप्रीम पावर है, ये उन्होंने साबित किया। मेडिसिन वगैरह-वगैरह म्यूज़िक के सामने कहीं नहीं ठहरते। तो वो कहते हैं, म्यूज़िक कैन पियर्स द हार्ट डायरेक्टली, इट नीड्स नो मेडिटेशन। आपको सीधे अपने अ, अपने दिल में मतलब पहुँचना है, अपनी जो असली शक्ति है आपकी, उसको खोलना है, तो एक तो मेडिटेशन है, लेकिन अगर आपके पास म्यूज़िक है, तो मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं। और वो कहते हैं कि म्यूज़िक एक्सप्रेसेस ओनली द क्विंटेसेंस ऑफ लाइफ एंड इट्स इवेंट्स नेवर दीज़ देमसेल्व्स। संगीत ज़िंदगी को व्यक्त नहीं करता, ज़िंदगी की घटनाओं को व्यक्त नहीं करता, लेकिन ज़िंदगी का जो निचोड़ है, ज़िंदगी की घटनाओं का जो निचोड़ है, इमोशन के रूप में, उस निचोड़ को संगीत एक्सप्रेस करता है और हमें महसूस करवाता है और उससे सारी हीलिंग हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, अब आप बहुत प्रिय म्यूज़िक है आपका, वो लगाया हुआ है किसी ने, अब आप उसके पास गए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें झूमने लगे, आपका गुस्सा गायब हो गया। ऐसा बहुत बार होता है। तो एक चीज़ पता चली कि आइंस्टाइन इतना बड़ा जो वैज्ञानिक था, उसमें हो सकता है म्यूज़िक का भी हाथ रहा हो। तो कि हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच एक ब्रिज होता है, एक पुल जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, न्यूरॉन्स से बना हुआ। और वो ब्रिज जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, वो उतना बड़ा साइंटिस्ट, उतना अच्छा म्यूज़िशियन बनेगा। तो ये चित्र है, ये आपने कई बार देख लिया होगा ये वाला। ये राइट ब्रेन और ये लेफ्ट ब्रेन के बीच ये जो मैंने ब्राउन रंग से दिखाया है, ये वो ब्रिज है जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो आइंस्टाइन का ये बहुत थिक था। आपको पता होगा आइंस्टाइन के ब्रेन को किसी ने चुरा लिया था जब वो मरे, और उस ब्रेन पे अभी तक भी वो ब्रेन किसी के पास, और उसकी स्टडी चलती रही और अभी 10-12 साल पहले 2 न्यूरोलॉजिस्ट्स के हाथ ये ब्रेन पड़ा आइंस्टाइन का। और उन्होंने पता किया कि मुख्य जो डिफरेंस है आइंस्टाइन के ब्रेन में और लोगों के, तो यही है कॉर्पस कैलोसम। और ये जो कॉर्पस कैलोसम है, एक तो मेडिटेशन से थिक होता है और एक म्यूजिक से। तो वैसे वाला मेडिटेशन तो आइंस्टाइन करते नहीं थे, लेकिन म्यूजिक वो वायलिन बजाते थे और वो उसको क्रेडिट भी देते थे। जैसे कोई पूछे भाई आपके ये ऐसे-ऐसे विचार कहाँ से आते हैं विज्ञान के? तो वो कहीं बोलते भी हैं कि शायद मैं वायलिन बजाता हूँ, एक कारण वो हो सकता है। अच्छा, अभी एक इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। जो हमारे स्कूल में असेंबली होती है, एपीवी स्कूल में, तो हम थोड़ा-सा ध्यान करते हैं पहले। कुछ तो हम खड़े होके करते हैं, अवेयरनेस एक्सरसाइज़ेज़ कह लीजिए, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज़ेज़। हम बोलते हैं वे सामने का दृश्य देखो, पूरे शरीर से देखो। नेचर की आवाज़ें सुनो,
पूरे शरीर से सुनो इत्यादि। कुछ एक्सरसाइजेस 5-7-10 मिनट। उसके बाद अंदर बैठ के ध्यान करते हैं करीब 10-12 मिनट। उसके बाद संगीत होता है। संगीत ज़रा ज़्यादा होता है, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी-कभी आधा घंटा। तो वहाँ ऐसे-ऐसे दृश्य हमने देखे कि जिनको साधारण ढंग से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक बार एक जर्मन औरत आई और वो रोई, रोई, रोई। जब संगीत शुरू हुआ, थोड़ी देर में उसके आँसू आने लगे। अब उसको क्या समझ आया? ये शब्द तो समझ नहीं आए संगीत के। तो रोई किस चीज़ से? उस संगीत ने छुआ उसके इमोशन को। और जब इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग हो जाता है, अच्छा इमोशन, तो वो कभी-कभी आँसू के रूप में भी बाहर आता है। लेकिन मैं एक और घटना बताने वाला हूँ कि एक दिन क्या हुआ, ये बात है कितने साल पहले की होगी, 16-17 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो सुबह-सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और अभी 10-12 मिनट में तो जाना था। स्कूल का टाइम होने वाला था। उन दिनों मैं रोज़ जाता था असेंबली। तो एक मेरा बहुत पुराना दोस्त आ गया, जो कि बहुत सीनियर पद पे था एक संस्था में, और उनकी मीटिंग भी थी यहीं, ये हमारे ही कैंपस में नीचे मीटिंग थी उनकी, और वो बहुत दुखी। तो मैंने कहा, यार कुछ उदास लग रहे हो? कि मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ और बेकार। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, ये तो सबसे ऊँचे पद पे है, ये रिज़ाइन क्यों कर रहा है? तो मतलब जिस जगह वो था, जिस ब्रांच में, तो वहाँ वो सबसे सीनियर था। तो कहने लगा कि जो संस्था के मालिक हैं, वो कल रात वो दारू-दूरू चली और मेरे को उन्होंने ये बोला। कुछ अपशब्द बोल दिया होगा, पता नहीं। और इसलिए तब तक टाइम होने वाला था। मैंने कहा, यार मैं तो अभी स्कूल जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ वहाँ तक तो चलो, तब और बात करेंगे असेंबली के बाद। तो ख़ैर चलते रहे। अब जब स्कूल आ गया तो मैंने कहा, असेंबली में आ सकते हो? करीब 40-45 मिनट। कि वैसे तो नीचे मीटिंग का टाइम भी है, पर मैं मीटिंग में जाके करना क्या है? मैं तो रिज़ाइन करने वाला हूँ, तो चलो असेंबली सही। तो वो आधे मन से, उसको नहीं था पता कैसी असेंबली है। तो मैंने तब उसकी तरफ देखा नहीं, जब जितनी देर हम ये संगीत हुआ, उससे पहले ध्यान हुआ, संगीत हुआ। असेंबली के बाद तो जैसे हमारा रिवाज है, कोई नया आया तो हम उन्हीं से गुज़ारिश करते हैं कि भई अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो मैंने वही बोला। परिचय देने की बजाय मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा उत्साह से, "यार कि बच्चों, तुम इतना अच्छा कैसे गा लेते हो? इतना सुर, ताल, लय, ये वाद्य यंत्र भी बजा रहे हो, गा भी रहे हो। ये क्वालिटी कहाँ से आई तुम में? कमाल।" और उसकी आँखों में चमक, तो उदास था एकदम पहले। तो ख़ैर उसके बाद तो मैंने कहा, अच्छा तो चलो आपको थोड़ा नीचे तक मैं छोड़ आता हूँ। तो जो स्कूल से बाहर निकले, मैंने कहा, आप थोड़ा अभी मूड ठीक लग रहा है आपका। मेरी तरफ मुड़ा, आनंद जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा, सॉल्व हो गई? हाँ, कि छोटी-सी बात पे कि मैं कितना ज़्यादा कि रिएक्ट करने लग गया था। अब दारू-दूरू चलती है तो होता है, आदमी बोल देता है, तो उस समय उसको माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी होश में नहीं था, होश में भी होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जब वो चला गया फिर मैं सोचने लगा, ये चेंज कहाँ से आया है इसमें, इतनी जल्दी। तो ये संगीत कमाल की चीज़ है। अब इसके अलग-अलग प्रकार। एक तो क्रिएटिविटी से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, वो सब मदद करती हैं अंदर की यात्रा में, जिसमें संगीत सबसे ज़्यादा गहरा है। लेकिन कोई भी क्रिएटिविटी हो, साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं, ये कैंडेस पर्ट, डॉक्टर कैंडेस पर्ट, अ,
जिसने मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन किताब लिखी, क्रिएटिविटी के बारे में कहती है, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म। आध्यात्मिक जगत की चीज़ है क्रिएटिविटी, ये मानती है। द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, विज्ञान की भाषा में उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, और उसी को ये माइंड भी बोल रही है। हम कहते हैं ना कि ब्रेन और माइंड, कि माइंड जो है वो अनंत है, उसको ब्रह्म कह लो, उसको प्योर कॉन्शियसनेस कह लो, उसको हायर सेल्फ कह लो, उसी को ये माइंड बोल रही है। तो ये कह रही है, एंड द माइंड इज इन अ डिफरेंट रेल्म than the molecules of the brain. The brain is a receiver, not a source. ब्रेन सोर्स नहीं है, ब्रेन रिसीवर है। मतलब ब्रेन ग्रहण करता है, और उसमें जो चीज़ आती है वो कहाँ से आती है? वो माइंड से आती है। तो कुल मिलाकर के ये वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि संगीत कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक चीज़ है, और जो लोग मेडिटेशन बैठ के नहीं कर सकते, तो एक विकल्प ये भी है, आप क्लासिकल म्यूज़िक, यही कैंडेस पर्ट ये भी कहती है कि फास्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दीजिए और उस पे डांस कीजिए। डांस भी एक तरीका है, फ्री डांस करके, जिन लोगों का पैशन डांस है, डांस को भी आप मेडिटेशन बना सकते हो, और सारा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी इमोशन है अंदर रुका हुआ, तो वो उसमें एक्सप्रेस हो जाएगा। अब संगीत के बहुत उपयोग हो सकते हैं, उनमें से कुछ मैं बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, चलते-चलते मन ही मन में आप संगीत गुनगुनाने लग जाओ। शब्द वाला नहीं, इंस्ट्रूमेंट वाला। अब आप बोलोगे कि भई जो संगीत वाले नहीं हैं, संगीत सुनो, संगीत ढूँढो अपना, थोड़ी देर सुनो, 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 सुनो। एक ही संगीत को बार-बार सुनो, मान लीजिए कि आधे घंटे की बांसुरी है, अगर आपको बांसुरी अच्छी लगती है, वायलिन या सितार, उसको अच्छा लगता है जो पीस, उसको बार-बार सुनो। बार-बार सुनोगे तो थोड़ा-थोड़ा आपको याद रह जाएगा, और उसके बाद क्रिएट करो अपना संगीत। तो मैं ज़्यादातर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि अब ज़िंदगी ज़िंदगी में बहुत प्रकार का संगीत सुना है, तो अपने आप आता है कोई नया संगीत एकदम, जो कि मैंने बिल्कुल उस तरीके से तो कहीं नहीं सुना, और उसमें थॉट्स गायब हो जाते हैं। बस संगीत ही संगीत रहता है। अब आप संगीत 1 मिनट संगीत कर लो चलते-चलते, और उसके बाद ज़रा रुक जाओ, 10 कदम देखो दिमाग को, दिमाग उस समय खाली होता है। फिर संगीत शुरू कर दो, तो ये भी इसका एक उपयोग हो सकता है म्यूज़िक का। और ये काम करते हुए आप म्यूज़िक लगा सकते हो। मेरे एक दोस्त हैं, वो सुबह-सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा देते हैं, फ़ास्ट वाला, अ, और उसके साथ जॉगिंग करते हैं। आप खाना बना रहे हैं, तो अब कुछ लोग जो बहुत हाई लेवल के मेडिटेटर हैं, वो तो किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते, उनको ज़रूरत भी नहीं है। जैसे खाना बना रहे हैं, तो वो केवल खाना ही बना रहे हैं, पूरा मन उसी पे लगाते हैं और विचार को देखते रहते हैं। लेकिन अगर विचार बहुत आ रहे हैं, तो संगीत का सहारा ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल, वोकल क्यों नहीं, शब्द वाला क्यों नहीं? क्योंकि शब्द में तब एसोसिएशन होता है, शब्द हमारी कुछ-कुछ मेमोरीज़ को छेड़ता है, क्योंकि शब्द है ना, उसका मीनिंग है। अब जब मीनिंग नहीं है, तो वो हमारी मेमोरी को नहीं छेड़ेगा, इमोशन का गहरा वाला जो हिस्सा है हमारे अंदर, सीधे म्यूज़िक उसके साथ काम करेगा। तो उसमें फिर ये खतरा नहीं है कि हम कहीं और चले जाएँगे। तो अभी इतनी बात करते हैं, और आप थोड़ा-सा उपयोग कीजिए म्यूज़िक का ज़िंदगी में, और फिर देखिए क्या होता है।